सर्वप्रथम मीपाचे संचालक नेहा बेलसरे मॅडम, राम मुंबईचे हेड संघमित्रा त्रिभुवन मैडम, हर्षा मैम, नदीम सर, सोनावने सर और सारे राम मुंबई टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे एनईपी के बारे में बोलने के लिए। जो भी आई थिंक किस तरीके से एनईपी को एक नजरिए से हमने देखा है और क्योंकि ये पूरा हफ्ता आप एनईपी का एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं पूरे हफ्ते के लिए, तो उसके लिए एनईपी को प्रमोट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक मुंबई उपनगर सभी के शिक्षकों को जानने की उत्सुकता रहेगी। आई थिंक आज का मेरा जो सत्र है तो मैं थोड़ा ब्रॉड व्यू पे एनईपी के बारे में क्या है, किस तरीके से बोला गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्या है नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, नवीन शैक्षणिक धोरण जे आपण म्हणतात ते त्यामध्ये काय आहे नॅशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे फॉरवर्ड्स भी हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी बने हैं और बहुत सारे वेबिनार्स भी हुए हैं इसके बारे में कि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है। लेकिन मेरा आज अगले थोड़े टाइम का जो सेशन है, मैं इसमें ये कोशिश करूंगा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण के ब्रॉड कंपोनेंट्स क्या थे और ये शैक्षणिक धोरण जो लिखा गया है उसका शाला लेवल पे, बच्चों पालक लेवल पे यानी शिक्षक लेवल पे क्या इसका प्रभाव है और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते। तो थोड़ा बहुत एनईपी के ऊपर ब्रॉड अपन इसमें शुरुआत कर लेंगे और क्या क्या इंसाइट्स है, किस तरीके से एनईपी पे बोला गया है। तो ये आज का जो सत्र है, मुझे लगता है कि कल से बहुत ही स्पेसिफिक्स में राम मुंबई ने प्लान किया है टॉपिक्स पे। तो आज का जो सत्र रहेगा तो इसमें ओवरऑल मैं ब्रॉड व्यू आपको दे दूंगा कि एनईपी क्या है, इसमें क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान रखना चाहिए। और हर पॉलिसी में जैसे बोलते हैं कि थोड़े पॉजिटिव्स रहते हैं और थोड़े बहुत चीजें जो रहती है जो अपने को नेगेटिव नहीं बोलूंगा, बट आई थिंक इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीजें है और इसका प्रभाव शाला लेवल पे, बच्चों के लेवल पे और शिक्षक लेवल पे क्या होगा और किस नजरिए से अपने को इसको देखना है। लेकिन मुझे ये थोड़ा एंगेजिंग रखना है, एक वन वे सेशन नहीं रखते हुए थोड़ा बहुत टाइम अपने को मिलेगा बीच में जिसमें अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे कि इसपे आपके राय क्या है, क्योंकि यहाँ पे राम मुंबई के सारे जितना भी टीम है, मुख्याध्यापक है, यहाँ पे शिक्षक है, तो आपका क्योंकि ज्यादातर ग्राउंड पे आप रहते हो तो आपके भी इनपुट्स उसमें आना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे और चैट और जूम के फीचर्स आप जानते ही हो, तो उसका भी उपयोग करके आपके थॉट्स आप बोलते जाइए। तो ये चर्चा में ब्रॉडली दो विषय है। तो एक तो जो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हम बोलते हैं, कोई भी पॉलिसी निकलता है, सिर्फ शिक्षण क्षेत्र का नहीं, बट कोई भी पॉलिसी जब निकलता है देश पातली पे नहीं तो अपने राज्य के लेवल पे, तो उसको किस नजरिए से देखने की अपने को रखना चाहिए, वो उस पे हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी कौन से नजरिए से अपने को देखना है। और दूसरा है कि पालक शाला आणि शिक्षक समोर आव्हाने आणि त्यावर अपन चर्चा करो कि पालक लेवल पे, मतलब बच्चों के लेवल, पालक लेवल पे, शिक्षक और शाला लेवल पे इसका क्या प्रभाव दिखेगा हर एक पॉलिसी का। तो जैसे आप जानते हो पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 नए बड़े मुद्दे हैं। आई थिंक वो करिकुलम, पेडागोजी, टेस्टिंग, असेसमेंट्स एक ही बड़ा सेक्शन है, उसको मैंने 2 सेक्शन में बांट दिया है क्योंकि काफी लंबा सेक्शन है। 30 पन्ने का डॉक्यूमेंट अगर आपने पढ़ा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसमें करिकुलम, पेडागोजी का एक भाग है, टेस्टिंग, असेसमेंट्स एक ही इन्होंने कर दिया है, बट मैंने उसको थोड़ा 2 इसमें बांट दिया है। तो चलिए एनईपी के टॉप जो एस्पेक्ट्स है इसमें थोड़ा डिस्कशन करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरा मूल जो बोलते हैं या जो किसमें आधारित है या रूट जो बोलते हैं ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें लिखा गया है वो यहाँ पे है। तो काफी क्लियरली लिखा गया है कि ये एजुकेशन जो हम बोलते हैं इसका उद्देश्य क्या है या उसका एम क्या है। तो उसमें लिखा गया कि ऐसा एक अपने को सोसाइटी क्रिएट करना है जिसमें हर एक बच्चा हो या बच्ची हो उसमें एक रैशनल थॉट और एक्शन रहे। सिटीजन बोलते हैं इसमें एक पोजेसिंग ऑफ कंपैशन, एम्पैथी, करेज एंड रेजिलियंस। देखिए ये वर्ड्स देखिएगा किस तरीके जो शिक्षण पद्धति हम बोलते हैं या शिक्षण का जो एक्चुअल मकसद है, किस तरीके के सिटीजन्स या भारतीय इनको क्रिएट करना है। एंड इट इज व्हाट कि पूरा पॉलिसी जो है इसमें ही रूटेड है। एक साइंटिफिक टेम्पर और क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए, साउंड एथिकल मोरिंग्स एंड वैल्यूज, काफी एम्फोसिस किया है इस पे। वैल्यूज एक मूल्य जो बोलते हैं इस पे काफी एम्फोसिस इन्होंने किया है पूरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण। प्रोड्यूसिंग एंगेज, प्रोडक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स है जो इक्विटेबल, इंक्लूसिव और प्लूरल सोसाइटी बना सके एज एनविसाज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो एवरीथिंग इज रूटेड कि एक आइडियल हिंदुस्तान, एक भारत जब हम बोलते हैं इसको किस नजरिए से देखा जाए, किस तरीके के सिटीजन्स है, उस तरीके का एम ऑफ एजुकेशन। और ये एम ऑफ एजुकेशन इन्होंने बस ये बोला नहीं है, ये एम ऑफ एजुकेशन अगर करना है तो किस तरीके के जो पॉइंट है, जो एजुकेशन डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको भी इन्होंने डिफाइन। शिक्षण संस्था वो कोई भी हो सकता है, एक शाला हो, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी हो, एक यूनिवर्सिटी हो, शिक्षण पद्धति है वो किस तरीके से रहे इसका भी इन्होंने उल्लेख किया है। एक गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्या होता है जिसमें हर बच्चा या हर लर्नर बोलता है, स्टूडेंट मतलब हम बच्चे हैं क्योंकि हम ये स्कूल एजुकेशन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे लर्नर हो सकता है, आंगनबाड़ी पे काफी अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा हो सकता है, जहाँ पे हर कोई वेलकम्ड एंड केयर्ड फॉर। एक सेफ और स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें, एक वाइड रेंजिंग ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस है
तो काफी वाइड रेंजिंग हो और गुड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज कंड्यूसिव फॉर लर्निंग इज अवेलेबल। तो यहाँ पे क्लियरली दे हैव डिफाइंड कि किस तरीके ट्यूशंस क्रिएट करना चाहिए। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सभी लोग एजुकेशन से ही है, तो सब लोग जानते हैं कि इसका हिस्ट्री वगैरह क्या है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद एक पॉलिसी बना है भारत देश के लिए। कोई बना हो बट इट्स एज अ कंट्री एक काफी बड़ा स्टेप है, पूरे देश के लिए काफी बड़ा स्टेप है कि एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है। सारी कमीशन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 6% जीडीपी अपने को स्पेंड करना है। उसके बाद एक 42nd अमेंडमेंट हुआ था, फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, ये पहला पॉलिसी था देश का जो इक्वालिटी की बात किया है, जो वोकेशनल एजुकेशन की बात किया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मतलब उससे पहले तो ब्लैक बोर्ड रहते नहीं थे, तो हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड रहे, तो वहीं से शुरुआत हुआ था। 86 अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद राइट टू एजुकेशन तो सभी जानते हैं जो 2009 में आया हुआ था। फ्री एंड कंपलसरी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने बोला है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा एंड इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ चाइल्ड टू गेट एजुकेटेड। और उसके बाद अभी 2020 में 2019 20 में नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20, तो 34 इयर्स के बाद आ रहा है, व्हिच इज अ वेरी बिग सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट पूरे देश के लिए। एक विजन डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। पॉलिसी हमेशा एक विजन डॉक्यूमेंट ही रहता है। पॉलिसी इज ऑलवेज एक डायरेक्शन, एक कंपास जो हम बोलते हैं, एक कंपास, एक दिशा देने वाला डॉक्यूमेंट है। और उसको किस तरीके से देके राज्य, क्योंकि स्टेट ये एजुकेशन कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो स्टेट किस तरीके से पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को लेके आगे बढ़ाएंगे इज द की थिंग। इस पे पूरा अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। सारे लोग जानते हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे टपे टपे से वो जितने भी रिकमेंडेशंस दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो आ रहे हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है कि पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम पहले 3 पन्ने के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो है स्कूल एजुकेशन, शालेय शिक्षण का जो भाग है उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो उसमें 8 सब डिविजन है पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो और ये 8 आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको दिखा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षण जो हम बोलते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी, मूलभूत अक्षम और संख्या ज्ञान की जो यूनिवर्सल एक्सेस, करिकुलम पेडागोजी, इसमें टेस्टिंग और असेसमेंट भी है। काफी मोटा सेक्शन है, 30 पन्नों में से ऑलमोस्ट 40% का जो भाग है ये सिर्फ करिकुलम पेडागोजी का भी है। शिक्षक और शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में है। उसके बाद इक्विटेबल, समता और समावेश शिक्षण जो बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में है। स्कूल कॉम्प्लेक्स के बारे में है, स्टैंडर्ड सेटिंग। तो काफी बहुत सारे की इश्यूज है। लेकिन आज के डिस्कशन के लिए हम पहले 4 मुद्दों पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी क्या पे है, राम मुंबई बस है, तो सभी को मतलब क्योंकि बहुत सारा जो इनपुट्स रहेंगे एस्पेक्ट पे रहेंगे, इसलिए हमने सोचा तो पहले 4 मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल मैं एक थोड़ा ब्रॉड लेवल पे आपको समझा देता हूँ कि एक पॉलिसी को किस नजरिए से देखा और किस नजरिए से हम एवेल्युएट कर सके। तो पहले तो है कि, और ये 5 है, ये ऐसे नहीं है कि यही एक एक्सपर्ट रिव्यू है, इसी तरीके से होना चाहिए। ये एक भाग है कि किस तरीके से पॉलिसी को एवेल्युएट किया जाए। और ये बहुत सारा एक रिसर्च भी है, एक बॉडी है जो पॉलिसीज को पढ़ता है, कनाडा बेस्ड इंटरनेशनल रिसर्च बॉडी है। तो उसको भी हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेमवर्क, एक हेल्दी पब्लिक पॉलिसी जो हम बोलते हैं, वो किस नजरिए से देखना चाहिए। तो पहला है स्टेक होल्डर बेनिफिशियलिटी, मतलब जिसके लिए ये पॉलिसी बना है, बच्चों के लिए बना है, शिक्षकों के लिए बना है, तो उनके लिए ये लाभदायक है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी। अपने देश में जो भी है वो पॉलिटिक्स और एजुकेशन काफी लिंक्ड है, तो ये इसका पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी या अनुकूलता जो बोलते हैं वो किस नजरिए से है। तीसरा है फाइनेंशियल वायबिलिटी। कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे लगेंगे, सरकार का हो, प्राइवेट का हो, किसी का भी हो। कोई भी अच्छा जब कर, हेल्थ हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रोड्स हो, कोई भी चीज के लिए पैसा लगता है, तो इसका फाइनेंशियल जो वायबिलिटी है वो किस तरीके से है। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ये सारे 3 होने के बावजूद भी जो प्रशासकीय शक्यता है इसको करने की, तो अपने को भी पता है सारे यहाँ पे प्रशासन के लोग बैठे हैं, यहाँ पे शिक्षक है, सारे ऑफिसर्स भी हैं, तो आपको भी पता है कि क्या क्या अड़चन रहती है, किस तरीके से प्रशासकीय शक्यता एक पर्टिकुलर चीज इंप्लीमेंट करने के लिए। और 5वां और सबसे आखिर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। कभी कभी एक पॉलिसी में ऐसे चीज लिखी जाती है या किया जाता है जो हम सोचते हैं अच्छा करेगा, बट कभी कभी वो समझ में नहीं आता है कि उसका कुछ रिवर्स इफेक्ट भी होता है, और बहुत सारी बार हुआ है, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, या कोई और सेक्टर में देश में। तो ये भी हमने देखने की कोशिश किया है कि इसका कोई अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस देगा। ये कोई, अगेन मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ये कोई एक्सपर्ट या डेटाबेस ये नहीं है, बट एक नजरिया है देखने। बहुत सारे अलग अलग नजरिया हो सकते हैं, बट ये एक नजरिया है कि किस तरीके से पॉलिसी को एवेल्युएट, तो हमने इसको एवेल्युएट किया है। तो ये 8 मुद्दे जो आप देख रहे हो, या 9 मुद्दे, वो टेस्टिंग का भी एक मुद्दा मैंने निकाला है नीचे, इसको हमने ये 5 जो पिलर्स मैंने बोला है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए, उस नजरिए से देखा है। तो आप देख सकते हो जो ग्रीन में है इसका मतलब काफी हाई रेटेड है। इसका मतलब ये है कि इट्स अ पॉजिटिव पॉलिसी फॉर एवरीवन, इन द सेंस जो बेनिफिशियल किसके लिए बना है, तो बच्चों के लिए बना है, शिक्षकों को सपोर्ट करके बच्चों को किस तरीके से पहुंचे, इसके लिए बना हुआ पॉलिसी है। तो ओवरऑल क्वालिटी सुधारने के लिए दिस इज क्वाइट अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ पॉलिसी। इसमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेबल में थोड़े आप लाल देख सकते, लाल चीजें का मतलब है जो रेड में हाईलाइटेड हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है इसको पुश करने में, जो जो रिकमेंडेशन दिया है। फाइनेंशियल वायबिलिटी में काफी लाल है, इसका मतलब बहुत पैसा लगेगा, तो क्लैरिटी नहीं है
है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा कि स्टेट जनरेट करेगा, और जब तक पैसे नहीं है, हम सभी को पता है कि बहुत सारा अड़चन होता है प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में या कोई नई चीज करने के लिए पैसा लगाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फीसिबिलिटी हो गया, और उसमें भी हमने थोड़े बहुत ब्लू में रखा है, थोड़े रेड में रखा है। तो ये क्यों इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को पहले से ही पता चला कि कौन से इसमें अड़चन हो सका है। तो एज अ स्टेट पॉलिसी यूनिट, क्योंकि आप सारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ग्रुप ही है, ये सारे मुख्याध्यापक से लेके शिक्षक से लेके अधिकारी वर्ग हो, स्टेट एकेडमिक बॉडीज हो, एससीईआरटी हो, राम मुंबई हो, डायट्स हो, या अपना एजुकेशन ऑफिसर्स हो अर्बन बॉडी पे या रूरल जिला परिषद है, सभी एक यंत्रणा है जो इंप्लीमेंट करने का जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी पे है। या इवन एनजीओस का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम किस तरीके से आप सभी को सपोर्ट करें ये इंप्लीमेंट करने, क्योंकि मकसद और ध्येय सभी का ही। तो ये नजरिए से हमने इसको इवैल्यूएट किया है। तो ये एक स्नैपशॉट है कि किस तरीके से क्या क्या अड़चन हो सकते हैं, क्या क्या चीजें पॉजिटिव है। तो शुरुआत करते हैं हम एक एक मुद्दा लेके। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगले 10 मिनट में मैं आपको प्रारंभिक शिक्षण जो अपना ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और एफएलएन जो फाउंडेशन लिटरेसी यूनिवर्सिटी मिशन है, ये दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन हम करेंगे, आपके थॉट राय वगैरह लेंगे। उसके बाद जो करिकुलम पेडागोजी का सेक्शन है वो तो सेक्शन के साथ जाएंगे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि पॉलिसी में बोला क्या है, क्या क्या चीजें हिट है इसमें और क्या क्या चीजें मिस हो गए। तो वही फ्रेमवर्क हमने लगाया है, हिट्स और मिसेस। हिट्स मतलब जो बहुत ही बढ़िया चीजें है जो पॉलिसी में, और मिसेस मतलब इनको मतलब ये मिस हो गई है, तो अपने को एज अ महाराष्ट्र का एजुकेशन जो हम सुधारने की प्रयास हम हर रोज कर रहे हैं, वो इन नजरिया से देखे, ताकि ये मिसेस को भी अपन ध्यान में रखते हुए किस तरीके से काम, वही इंटेंशन से हमने पॉलिसी को इवैल्यूएट। सबसे पहला है हिट्स। तो सबसे बड़ा हिट जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कि इसको इन्होंने कंपलसरी किया है। मतलब ये है कि पहले 6 से 14 साल रहता था, अभी इसको 3 to 18 ईयर्स कर दिया है। मतलब 3 से 6 साल का जो पूर्व प्राथमिक शिक्षण जो हम बोलते हैं, या आंगनवाड़ी का शिक्षण है, या बालवाड़ी या प्री स्कूल एजुकेशन, दैट इज नाउ बॉट इनटू राइट टू एजुकेशन। इसका मतलब आपको हर बच्चे को अभी 3 to 6 ईयर्स में स्कूल जाना कंपलसरी है। पहले ये नहीं था, अभी इसको कंपलसरी कर दिया है। ये किस तरीके से दिखेगा हम देखेंगे, उसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं, बट आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग बच्चों के लिए अच्छा है, बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इन कंसिस्टेंसी। तो जिस तरीके से पूर्व प्राथमिक शिक्षण में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी, प्राइवेट प्री स्कूल्स थे, आंगनवाड़ी थे, बालवाड़ी थे, क्या क्या हो रहा था उसके अंदर, कहीं पे भी कंसिस्टेंसी नहीं था। तो कंसिस्टेंस लेके आने वाली जो बात है, दैट इज पॉजिटिव। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आंगनवाड़ी शिक्षिका है, सेविका है, उन सभी को एक सीपीडी 6 महीने का उन्होंने बोला है कि एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहेगा। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आंगनवाड़ी सेविका, एक तो मुझे लगता है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का वो माँ दुर्गा टाइप एक्सपेक्टेशन रहता है। उनको न्यूट्रिशन भी करना है, खाना भी देना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो एक दुर्गा माँ की तरह 10 हाथ जैसे रहते हैं ना, वैसा एक्सपेक्टेशन रहता है आंगनवाड़ी सेविकाओं का। आंगनवाड़ी दीदी जो हम बोलते हैं, ताई जे बनता था, उनको एकेडमिक वे में किस तरीके से अपने को लेके आना है, उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका भी जिक्र किया है कि, एंड दिस इज स्पेसिफिकली आई थिंक एससीईआरटी या डाइट में जिस तरीके से स्ट्रेंथन करके आंगनवाड़ी शिक्षकों को सपोर्ट है। दूसरा है मिसेस। तो ये हो गया हिट्स। तो ये पॉलिसी के बहुत सारी चीजें बोले गए, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पे ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर अ बिग हिट। सबसे बड़ा हिट ये है कि जो कंटिन्यूम बोलते हैं, पहले क्या था, वो 3 साल का थोड़े लोग करते थे, मतलब अपने पास भी था बालगट, लहानगट, मोठा गट ऐसा अपन मानतो। तर वो जो कंसिस्टेंसी और दूसरी का जो कंसिस्टेंसी है, उस कंटिन्यूम को डिफाइन करना मुझे लगता है सबसे बड़ा हिट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये अपने को ध्यान में रख। लेकिन थोड़े बहुत मिसेस भी हो गए। क्या मिस हो गया देख। सबसे बड़ा मिस ये है, हम सभी जानते हैं आंगनवाड़ी पूरा आईसीडीएस वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के नीचे आ रहा है, वो स्कूल एजुकेशन के नीचे नहीं आता है। तो पॉलिसी अभी भी वही स्टेटस को करता है कि ये बोलता है कि जो इंप्लीमेंटेशन का भाग है वो डब्ल्यूसीडी आईसीडीएस के नीचे रहेगा, और जो मॉनिटरिंग का भाग है वो शालेय शिक्षण के पास आएगा। तो इसमें भी इन्होंने बोला है कि एक जॉइंट टास्क फोर्स रहेगा, क्योंकि अपने यहाँ पे ट्राइबल भी है, समाज कल्याण का विभाग है, शालेय शिक्षण विभाग है, लोकल कोई और स्कूल्स भी चलाते हैं, तो उसका एक टास्क फोर्स बना के इसको मॉनिटर करो। तो हम सभी जानते हैं कि जब एक डिपार्टमेंट कुछ एक ओनरशिप नहीं देता, तो वो टास्क फोर्स हमेशा वो डाइल्यूट हो जाता है कि आप ये देखो, आप वो देखो, इस तरीके का इश्यू हो सकता है। तो एंड ऑफ द डे मुझे यही लगता था कि इनको एक अपॉर्चुनिटी था यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि पूरा आप स्कूल एजुकेशन को दे सकते थे, नहीं तो पूरा डब्ल्यूसीडी को देना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वो जो क्लैरिटी नहीं है डिपार्टमेंट्स के बीच में अभी भी, वो थोड़ा मिस हो गया। दैट वुड हैव बीन अ बेटर क्लैरिफाइड हो सका। दूसरा, आंगनवाड़ी सेविका व शिक्षक यांची भूमिका स्पष्ट है। कारण क्या है कि किस तरीके से जो फाउंडेशनल रोल्स है शिक्षकों का इन लर्निंग, क्योंकि काफी एम्फेसिस वहां पे न्यूट्रिशन और हेल्थ पे रहता है, तो लर्निंग लेवल पे काफी एम्फेसिस दिया जा सकता था। इस तो उसमें भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी इनको लेके आनी चाहिए थी, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है। अभी मुझे लगता है कि जब स्टेट के ऊपर आएगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको। देखो, ये चूक या मिसेस मैंने इसीलिए हाईलाइट किया ताकि एससीईआरटी हो या महाराष्ट्र सरकार हो या कोई भी हो जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो रेडी रह सके क्या क्या मिस हो गई है। तो अभी अपने को समझ में आ जाएगा कि भाई आंगनवाड़ी वहां पे थोड़ा सेविका और यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी लेके आ सकता है। तो फोकस ऑन एजुकेशन मोर देन हेल्थ न्यूट्रिशन
एजुकेशन वो रहना ही चाहिए और वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनको एजुकेशन के बाद में किस तरीके से अपन वो फोकस लेके आ सकते। और मैंने सबसे लोएस्ट रेटिंग इसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का ही किया है, क्योंकि जो रिकमेंडेशन ये कर रहे हैं, जब तक ये एक डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आ रहा है तब तक वो थोड़े इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, ये जो एनईपी का भाग है, इसको स्कूल लेवल पे बच्चे, पेरेंट्स को और शिक्षकों पे क्या प्रभाव। एक तो है कि स्कूल मैनेजमेंट, तो आंगनवाड़ी को आपको मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हर स्कूल और आंगनवाड़ी इसको जब तक सेंटर नहीं करते हो तब तक तो ये एक एक्सरसाइज करना ऑलरेडी बहुत सारे जिलों में किया गया है। मोटे मोटे शहर जैसे मुंबई जैसा शहर है, पुणे जैसा शहर है, इस शहरों में किस तरीके से होगा ये अपने को थोड़ा क्रिटिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव काफी दिक्कत वाला काम है, बट हो सका है, ऐसे नहीं कि नहीं हो सका। एनईपी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी मेंशन किया है, बाल वाटिका। इसका मतलब है कि जब बच्चा पहली में एंटर करता है, जो स्कूल रेडी बोलते हैं, उससे पहले इन्होंने बोला है 6 से 9 महीने तक आप एक बाल वाटिका प्रोग्राम चलाइए, ताकि ये फाउंडेशन कोर्स रह सके। बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको क्लैरिफाई किया है कि ये बाल वाटिका आंगनवाड़ी के साथ ही रहेगा, क्योंकि ये स्कूल्स के साथ रहता है तो फिर स्कूल में भी इश्यूज हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से जगह बनानी पड़ती है बहुत सारे स्कूल्स में। बाकी शहरों के स्कूल्स में तो ठीक है, मुंबई जैसे जो बड़ा शहर है जहाँ पे स्पेसेस ऑफ द प्रीमियम, एक अलग वर्ग खोली बनाना फिर से बहुत मुश्किल पड़ जाता है। सारे जो हाई क्वालिटी टैलेंट है, क्योंकि अगर आप आरटी को लेके आ रहे हो उसमें, तो रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो रिक्रूटमेंट जब होगा, इसका जो हाई क्वालिटी टैलेंट है उसका डिमांड रहेगा, तो शिक्षकों का डिमांड रहेगा आंगनवाड़ी टीचर्स का, ऐसे हमें लग रहा है। तो अभी ये सारे एक्सपेक्टेशंस है, और ये 2 से 3 साल 4 साल की गति में जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हमें पता चलेगा। पेरेंट और पालक और बच्चों के नजरिए से क्या है, प्री कंपल्सरी एजुकेशन है तो काफी अच्छा पॉइंट है। एक्सेस टू बेटर ट्रेन क्वालिफाइड टीचर्स है या सेविका है, काफी बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि जब क्वालिटी बढ़ेगा तो इससे मतलब बच्चों के लिए तो अच्छा ही है, उनके लिए तो कुछ बुराई नहीं है। शिक्षक के हिसाब से जैसे मैंने बोला, इंक्रीज डिमांड फॉर क्वालिफाइड ईसीसी टीचर्स का डिमांड बढ़ेगा, और जो प्री स्कूल टीचर्स है उनको 6 मंथ्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो नए एक्सपेक्टेशंस है सरकार की तरफ से या एनईपी की तरफ से, वो भी बढ़े। तो ये रहा अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व प्राथमिक शिक्षण जो हम बोलते हैं, ईसीसी का जो सेक्शन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर रिसर्च बोला है, जब तक आप पूर्व प्राथमिक शिक्षण स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, वो गैप बढ़ता रहेगा। पहली दूसरी में फिल करना गैप बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए अपने को आंगनवाड़ी को सुधरना ही पड़ेगा। ओके, अब आते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिकली मूलभूत या साक्षरता और संख्या ज्ञान जो हम बोलते हैं, इस पे काफी काम हुआ है महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में। इधर मूलभूत वाचन का कार्यक्रम हो, मूलभूत मैथमेटिक्स का जो कार्यक्रम हुआ, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हुआ, तो जितने भी कार्यक्रम पिछले 5-6 सालों में हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, सारे शिक्षकों ने मिलकर इसको काफी आगे बढ़ाया था। उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एम्फेसिस की तौर पे काफी बड़ा सेक्शन है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो एफएलएन हम बोलते हैं, पायाभूत साक्षरता संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। इन्होंने बहुत ही पहली बार, आई थिंक भारत देश में पहली बार एक ऐसा पॉलिसी बना है जिन्होंने टारगेट ड्रिवन बोला है 2025 तक तीसरी का हर बच्चा, ग्रेड 3 का हर बच्चा फाउंडेशनल लेवल पे फाउंडेशनल स्किल्स जो हम बोलते हैं वो अचीव करेगा 2025। बहुत सारे मिशन हमने देखा है भारत देश में बहुत 20-25-30 सालों से एक, लेकिन ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए पहला एक ऐसा मिशन है जो टारगेट ड्रिवन क्वालिटी इंप्रूवमेंट मिशन मोड पे चला रहा है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट जितने भी यहाँ पे एकेडमिशियंस बैठे हैं, रा, एससीईआरटी, डाइट, के सारे लोगों से यही है कि ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अपन लेकर जा सके। और ये अभी और इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 10-11 महीने से हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं है। पूरे देश भर में, महाराष्ट्र भर में बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो मूलभूत क्षमता जो है उसको और विकसित करना, उसको और स्ट्रेंथन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पिछले 2-3 हफ्ते से हम लोग काफी डिस्ट्रिक्ट्स घूम रहे हैं। कल परसों में पालघर में था, उसके ऊपर अकोला, अमरावती, काफी जगह विजिट कर रहे हैं। और हर शिक्षकों का यही कहना है कि ये मूलभूत लेवल का प्रोग्राम हो, जो पहली से 5वीं के हर बच्चा अंडरगो करे जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे आने के बाद। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी का जो पार्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन ओवरऑल यही है कि किस तरीके से अपन बच्चों को 2025 तक ग्रेड 3 का हर बच्चा फाउंडेशनल स्किल्स पे हो, 100% मान लेते एफएलएन मध्ये। तर दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो एफएलएन मिशन महाराष्ट्र को चला सकता है। दैट्स अ बिग हिट। क्या क्या मिस हो गए हैं, थोड़े बहुत जो मिस हो गए, तो हमें लगता है कि एक तो है कि साक्षरता, इन्होंने बोला है कि फाउंडेशन लेवल पे करना है, लेकिन फाउंडेशनल लेवल किस तरीके से रहेंगे, क्या नजरिया है, इस पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। दिस इज वेयर आई थिंक अभी एससीईआरटी वगैरह आई थिंक काम ऑलरेडी शुरू हुआ है, व्हिच इज अ पॉजिटिव थिंग। तो इस पे काम करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि ग्रेड 2 का बच्चा का जब हम बोलते हैं कि मूलभूत लेवल पे है, मंजे का है, इज इट रीडिंग फ्लुएंसी, इज इट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बच्चे को स्पीड से पढ़ना आना चाहिए बच्चे को। तो ये मुझे लगता है स्टेट लेवल पे अपने को डिफाइन करना चाहिए कि जब हम बोलेंगे कि बच्चा एफएलएन लेवल पे है 2025, 5 साल अभी टाइम है, मतलब क्या है, ग्रेड 1 का बच्चा क्या करना चाहिए, ग्रेड 2 का क्या। तो ये मुझे लगता है वो डिफाइन नेशनल लेवल पे नहीं किया है, डिफाइन करना चाहिए था, बट ठीक है, अभी महाराष्ट्र को एक अपॉर्चुनिटी है कि अपन अपने स्टेट लेवल पे डिफाइन कर, वो भी मुझे लगता है लोकलाइज
स्पेशलाइज हो सकता है, बॉम्बे के लिए अलग रह सकता है, विदर्भा वगैरह के लिए अलग रह सकता है, क्योंकि ये काफी कॉन्टेक्चुअल है, क्योंकि अपने पास बच्चे सिटी के भी है, ट्राइबल के भी है, जिनका जो मदर लैंग्वेज जो बोलते हैं, जो मातृभाषा, बहुत सारे लोगों का अलग अलग डायलेक्ट्स है यहाँ पे, तो आई थिंक उस तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज भी किया जा सकता है। ईसीसी और एफएलएन का थोड़ा ओवरलैप है, इसको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते थे, स्पेशली बाल वाटिका का जो प्रोग्राम क्लैरिटी है उसको और ये एफएलएन, क्योंकि जब तक आप ये 5 साल का जो फाउंडेशनल लेवल है, क्योंकि एफएलएन मिशन ये सिर्फ शालेय शिक्षण विभाग से संबंधित इन्होंने जिस नजरिए से देखा है, लेकिन मुझे यही लगता है कि फाउंडेशनल स्किल्स पहले 5 साल कर दिया, लहानगढ़, मुठागढ़ और खेलगढ़ जो अपन 3 साल और ये 2 साल, ये पूरा 5 साल मिलकर जब आपने ये कर दिया है, फाउंडेशनल स्कूलिंग अगर आपने कर दिया है, तो जो भी प्रिपरेटरी प्रोग्राम है, मुझे लगता है कि वो आईसीडीएस और शालेय शिक्षण दोनों मिलके ही करना चाहिए, एंड दिस इज अ 5 ईयर प्रोग्रेशन, जो डिपार्टमेंट मिलके करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आए, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। तीसरा छोटी चीज है, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी एक अलग से इन्होंने लेके आने की कोशिश की है। ऑलरेडी समग्र शिक्षा के अंतर्गत काफी लाइब्रेरीज वगैरह वो सारे सेटअप हो रही है, तो उसको किस तरीके से स्ट्रेंथन करे शुड बी द फोकस रादर देन क्रिएटिंग अनदर नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, क्योंकि लाइब्रेरी सेटअप करना, उसको रीडिंग करना, मतलब रीडिंग पीरियड रहना, ये काफी एम्फोसिस होता है शाला लेवल पे ऑलरेडी, उसी को स्ट्रेंथन करना चाहिए था। और एक बुक पॉलिसी लेके आओगे तो इस तरीके से दिख। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें हमने पैसे के लिए 5 रेटिंग दिया है, ये चलाने के लिए आपको पैसे लगेंगे, क्योंकि मटेरियल लगेगा बच्चों के लिए, तो ये पैसे कहाँ से आएगा? माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट आपको सेंटर लेवल से सपोर्ट मिलेगा स्टेट्स को, अगर इतना सपोर्ट नहीं मिला है तो किस तरीके से राज्य इस पे फोकस कर सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूरे देश भर में, और महाराष्ट्र लेवल पे तो काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑनलाइन लेवल पे बच्चों को दे रहे हैं, बट हर बच्चे के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ये सत्य है, को मानना पड़ेगा। जब हर बच्चों के पास नहीं पहुंच रहे, तो वो बच्चे जो ऑलरेडी वीक है और जो स्कूल नहीं आ रहे, वो लेफ्ट आउट हो गए, तो जो वंचित हो गए, तो उनको लेके आके फाउंडेशनल लेवल्स बनाना काफी कठिन काम है, और इसको सारे शिक्षक जब मिलकर करेंगे वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने को सपोर्ट लगेगा। स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से क्या है, स्कूल तरफ से क्या, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने पास काफी प्राइवेट एडेड स्कूल भी है महाराष्ट्र में, स्पेशली एडेड है या स्कूल लेवल पे जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसको लिए आपको मिशन अलाइनमेंट करना पड़ेगा, मतलब जो भी मिशन अलाइनमेंट जो राज्य सरकार एससीईआरटी की तरफ से जो मिशन जब शुरू होगा, उसको किस तरीके से अपन आगे बढ़ा सकते हैं, एडिशनल रिसोर्सेस लगेंगे, तो वो भी उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा। बच्चे और पेरेंट तरफ से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप एटलीस्ट कोई कोई ऐसे बच्चे रहते हैं कि 5 साल 6 साल हो गया, लेकिन उसको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, रहते ही है बच्चे ऐसे, लेकिन अगर हम गारंटी कर रहे हैं कि भाई 2025 तक ये तो स्किल्स हर बच्चे को आना चाहिए, तो इसका मतलब गारंटीड आप एक क्वालिटी एक दे रहे हो बच्चों का। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। डिजिटल डिवाइड भी ब्रिज करने की बात, ये काफी टेक्नोलॉजी यूज करके पहले अभी जो दीक्षा का काम है, या काफी जितने भी एफर्ट्स हम ले रहे हैं, तो वो सारे एफर्ट्स को डिजिटल डिवाइड ब्रिज करने का काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसको शिक्षकों को और कम्युनिटी पेरेंट्स, पालक वर्ग, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो इसका भी देयर इज अ वेरी गुड, इट्स अ पॉजिटिव। शिक्षकों पे क्या है, आपको स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी, मतलब जब एफएलएन की बात करते हैं, एक मूलभूत लेवल का एक हमेशा एक स्ट्रक्चर पेडागोजी रहता है, मतलब 90 दिन का हो, 120 दिन का हो, लेकिन किस तरीके से जो मूलभूत क्षमता बच्चों को तक लेके जाना है, उसका एक स्ट्रक्चर्ड पेडागोजी अपने को एफएलएन गोल्स पर लेके जाना पड़ेगा। रेमेडियल टीचिंग भी रहेगा कि थोड़े बच्चे जो वीक है, जो छूट गए हैं, उनको किस तरीके से हम सपोर्ट करें, और काफी बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो है सिलेबस का हमेशा प्रेशर रहता है, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि सिलेबस तो सिलेबस है, बट आई थिंक जब तक ये फाउंडेशनल स्किल्स बच्चों को आते नहीं है, तो सिलेबस करके कोई फायदा नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं आता, तो बड़े बड़े टेक्स्ट बुक्स करके क्या फायदा बच्चों को। आई थिंक इस पे काम करने की गरज है शिक्षकों। सो दिस इज अबाउट एफएलएन मिशन। तो दो हमने सेक्शंस कवर किया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षण और ईसीसी एजुकेशन, और दूसरा फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमर्सी। तो मैं अभी यहाँ पे रोकूंगा, नहीं तो वो एक साइड लेक्चर हो जाएगा, तो अभी एक 5-10 मिनट अपन चर्चा करते हैं, आपके क्या राय है इस पे, आपको क्या लगता है। प्लीज चैट बॉक्स यूज कीजिएगा, और चैट बॉक्स में जो भी आपको सवाल पूछना है आप प्लीज पूछते रहिए। गोरपोडे सर आहे थे, त्यांनी पण विचारलं अच्छा. होतं मुंबईमध्ये, अध्यापकों को निरंतर व्यवसाय वृद्धि के लिए किस तरीके से इन्हें भी प्रावधान रखे गए हैं। एटलीस्ट स्कूल लीडरशिप के बारे में काफी एम्फेसिस किया गया है, आई थिंक इसीलिए आई थिंक मीपा का रोल, आई थिंक बेलसरे मैडम भी है यहाँ पे, क्योंकि मीपा का रोल इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, क्योंकि शिक्षक तर आहे सिस्टम मध्ये, बट आई थिंक ओव्हरऑल शिक्षकों को किस तरीके से सपोर्ट करके अधिकारी असो, आपके शाला लेवल पे स्कूल लीडर बहुत ही क्रिटिकल रोल है, क्योंकि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात पे नहीं, बट आई थिंक एकेडमिक लीडर किस तरीके से बने, क्योंकि हर शालेय नेतृत्व का एक सबसे मोटा भाग है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, किस तरीके से क्लासरूम टीचर्स को सपोर्ट करके चेंज जो लेके आना है, तो वो काफी मेंशन हुआ है सर, उस पर काफी गौर किया गया है पूरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण में। शालेय नेतृत्व काफी काफी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक जो भी मीपा और नीपा का जो पाठ काफी कोर्सेस उसी पे भी आधारित है, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
लिटरेसी जो मैं मेंशन किया है, फाउंडेशनल लिटरेसी हो, नहीं तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्विटी का भाग बहुत मेंशन किया है, यूनिवर्सल इंक्लूसिविटी। तो ये काफी सेक्शंस में हर जगह उन्होंने मेंशन किया है कि स्कूल लीडरशिप इज अ वेरी क्रिटिकल। शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी काय संधी आहे असा प्रश्न आहे. व्यावसायिक विकासासाठी दरवर्षी प्रत्येक शिक्षकाला 50 तास हे कंपल्सरी संधी मिळेल अशा पद्धतीने योजना करणं अपेक्षित आहे. तसंच शाळा प्रमुखाला सुद्धा शाळा प्रमुखांसाठी 50 तास पीडी आणि शिक्षकांसाठी 50 तास पीडी ही दरवर्षी केली जावी अशी शिफारस आहे आणि त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा पण वापर करता येईल. या पद्धतीने ते करावं अशी अपेक्षा आहे. ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा आया है कि जिससे आपको लगता है कि एनईपी 2020 एक शिक्षा को एक अलग स्तर पर लेके जाएगा? तो आई थिंक दो इसमें एक चीज सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है सर। इसमें काफी रिफॉर्मेटिव चीजें बोली गई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अगर कोई गेम चेंजिंग मुद्दा है जो मुझे लगता है एनईपी में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, भारत की सिचुएशन देखे, फिलहाल का सिचुएशन देखे, मुझे वो लगता है वो है फाउंडेशनल लिटरेसी यूनिवर्सिटी। जब तक फाउंडेशनल स्किल्स, क्योंकि पूरे दुनिया भर में, देश भर में, महाराष्ट्र भर में एक लर्निंग क्राइसिस है बच्चों का, और लर्निंग पॉवर्टी जो हम बोलते हैं कि जब तक ये लेवल हम लेके हम बेसिक फाउंडेशन लेवल नहीं बढ़ाते हैं, करोड़ों करोड़ों बच्चे वंचित रह जाएंगे बेसिक एजुकेशन से। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी मिशन, न्यूमरेसी मिशन जो एक टारगेटेड वे में हर बच्चे को एक मूलभूत क्षमता देता है, मुझे लगता है दैट इज अ गेम चेंजर। इसके अलावा काफी बहुत सारे बढ़िया चीजें भी, लॉन्ग टर्म चीजें, जैसे शिक्षकों का 4 साल बीएड करना, ये सारे भी मेंशन किया गया है, उस पर भी मैं गौर करूंगा एक बार। सीपीडी तो था हमेशा से, वो भी एक मैंडेट किया है, शिक्षकों का हो, मुख्य अध्यापक का हो, तो ये सारी चीजें तो मेंशन किया है। लेकिन ये जो गेम चेंजर जब हम बात करते हैं कि एक चीज जो मुझे लगता है कि सबको फोकस करके उस पे पुश करना, दैट इज गोइंग टू बी फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। मुझे लगता है कि वो एक चीज पे भी हमने फोकस किया सक्सेसफुली, तो हर बच्चा फाउंडेशनली लिटरेट न्यूमरेटर हो जाएगा। शैक्षणिक निर्भर कोई अध्यापकाचार्य अपने विद्यालय संचालन के आधार पर कुछ सुझाव को देना चाहे, कैसे जुड़ जाए? तो ये सारा जो शैक्षणिक स्कूल लीडरशिप का जो भाग है, ऑलरेडी जो नीपा और मीपा ने बनाया हुआ फ्रेमवर्क्स है, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि किस तरीके से शालेय नेतृत्व का महत्वपूर्ण भूमिका। और जब आप एनईपी पढ़ोगे तो उसमें भी काफी एम्फोसिस किया गया कि हर सेक्शन के बाद इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी और जो फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट, ये स्कूल लेवल पे दिया है। तो स्कूल लेवल पे जब आप फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी दे देते हो तो सबसे महत्वपूर्ण रोल तो मुख्य अध्यापक का ही आता है। तो आई थिंक उस नजरिए से जो इम्प्लीमेंटेशन का भाग है, इट विल ऑल कम डाउन टू टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स, यही मेरा सोचना है। हाल ही में जो कोरोना की महामारी के चलते क्या कुछ ऐसे स्कूल लीडरशिप या एनईपी 2020 में कुछ बदलाव के लिए कुछ सुझाव भी आए हैं, या ऐसे कुछ बदलाव भी होने वाले हैं, ऐसा कुछ सुझाया गया है? इस तरह के जो डिजास्टर वगैरह हैं, इनके लिए कुछ ऐसा एजुकेशनली कुछ प्रावधान रखे गए हैं क्या कि किस तरह से इसे टैकल किया जाए? ऐसा कुछ प्रावधान या सुझाव आया है क्या? राइट, एनईपी में तो बोला नहीं गया सर, क्योंकि प्राइमरली एनईपी वाज मेड बिफोर कोविड टाइम्स। आई थिंक एनईपी के यस। अंदर तो इन्होंने बोला नहीं है, बट आई थिंक कोविड है या कुछ, आज कुछ कोविड है, कल कुछ और पैंडेमिक हो गया, आई मीन दुआ करते हैं कि कुछ और पैंडेमिक नहीं आए, बट कुछ और हो गया, तो किस तरीके से यंत्रणा सतर्क रहे और क्या उसमें चीजें हैं जो बेसिक हम कर सकते हैं, उसको किस तरीके से। जैसे अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पैंडेमिक में दिख गया कि डिजिटल डिवाइड, सिटीज में भी है बच्चे, जो रूरल में है, ट्राइबल में है, जितने भी बच्चे हो, सभी का नहीं हो पा रहा था शिक्षण, बिकॉज सबके पास वो डिवाइस नहीं था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ऐसे सिचुएशंस में अभी हमें समझ में आ जाए कि कुछ करोड़ों में आपको इन्वेस्ट करना है, तो हर बच्चे के पास, हर गांव के पास एक डिवाइस हो जाए, एक इंटरनेट सुविधा हो जाए, ताकि ऐसा कुछ फ्यूचर में भी हुआ तो इंटरनेट के द्वारा लोग कनेक्ट रह सके। ये सबसे बड़ा नीड था और मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनईपी में इसके बारे में कुछ किया नहीं है सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा और सबसे, तो बहुत सारे जो सवाल आए थे इसमें, इस सेक्शन में आंसर होंगे आपके। तो अभ्यासक्रम, करिकुलम और पेडागोजी का जो भाग है, शिक्षण पद्धति और अभ्यासक्रम का, तो उसमें क्या हिट्स और मिसेस हुए तो वो देख ले रहे हैं। सबसे बड़ा ये है कि एक तो प्रमोशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नीड्स टू बी लोकल लैंग्वेज या मदर टंग, मातृभाषा जो हम बोलते हैं, उस पे काफी एम्फोसिस किया गया है। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट चेंज्ड एनीथिंग, ये सालों से ऐसे ही था, एनईपी वही फॉलो कर रहा है, तो कुछ नया इसमें एनईपी ने सजेस्ट नहीं किया है। लेकिन इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो मॉडल है, मतलब जो ढांचा जो हम बोल रहे थे, जो जिस तरीके से स्ट्रक्चर जो हुआ है वो चेंज हुआ है, वो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से चेंज हुआ है। तो पहले इस तरीके से था, हमारा 10+2 सिस्टम था, मतलब 10 साल आप, 6 से 16 साल आप पहली से 10वीं पढ़ो, उसके बाद 2 साल आपका 11th और 12th हो जाएगा। दैट वाज स्कूल एजुकेशन, वो स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर था। लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, दैट इज बेसिकली 5+3+3+4। तो ये जो 3 साल का पूर्व प्राथमिक शिक्षण है, इसीलिए मैं काफी एम्फोसिस कर रहा हूँ ये पूर्व प्राथमिक शिक्षण पे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी बहुत बहुत क्रिटिकल। तो ये 3 साल इन्होंने जोड़ दिया है वहां पे, और 2 साल, ये पूरा जो भाग है इसको इन्होंने फाउंडेशनल स्कूलिंग कहा है। तो ये 5 साल का जो स्मूथ फ्लो है, ये किस तरीके से दिखेगा, ये अपने को अभी भी गौर करना है।
साइंस में, यहाँ से और ऊपर से इन्होंने 9+2 जो 9, 10 एंड 11, 12 जो अलग था 11 एंड 12 उसको उन्होंने जोड़ दिया है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। वो पहले से सेकेंडरी हायर सेकेंडरी बोलते हैं, तो अभी कोई हायर सेकेंडरी नहीं है, इट इज ऑल सेकेंडरी। तो फाउंडेशनल स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। पहले अलग अलग भाषा थे, एलिमेंट्री स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, ऐसे कुछ हुआ करते थे, वो सब हटा के इन्होंने अभी फाउंडेशनल, प्रिप, मिडिल एंड सेकेंडरी। तो ये भाषा भी है जो प्रिपरेटरी स्कूल, मिडिल स्कूल इज टेकन फ्रॉम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, ये ज्यादा भारत में उपयोग नहीं हुआ था, थोड़ा प्रिपरेटरी स्कूल इज अ वेरी वेस्टर्न, यूएस यूके में इस तरीके का लैंग्वेज यूज होता है, वही इन्होंने लगाया होगा। ठीक है, जो भी है, द आइडिया की इस तरीके से जो भाग है, मतलब स्ट्रक्चर किया गया है पेडागोजी की नजरिए से या करिकुलम की नजरिए से, दैट आई थिंक इज अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ। और क्या इन्होंने बोला है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 सभी लोग जानते हैं, तो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है एनसीएफएससी 2021, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। 2021 मुझे लगता है जून जुलाई अगस्त पर्यंत वो रिलीज करेंगे एनसीईआरटी। जैसे वो रिलीज करेगा, स्टेट का एक अलग सा पॉलिसी होगा विच विल बी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसमें K to 12 मतलब पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक का पूरा सेंट्रलाइज होगा, पूरा कंसिस्टेंटली होगा। तो वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इन्होंने जो इंटीग्रेशन की बात की है, स्पोर्ट्स की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेडागोजी की बात की है, वो सब किस तरीके से इन्होंने सोचा है, वो सब अपने को पता चल जाएगा 2 या 4 महीने में अपने पता चल जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि बच्चों को चॉइस दिया है, स्पेशली छठी से लेके 12वीं तक इलेक्टिव्स की जो बात की गई है, कोडिंग हो, नहीं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इस तरीके से बहुत 10-12 अलग अलग वेराइटी के चीजों इन्होंने सजेस्ट किया है। तो वो सारी चीजों को जो चॉइस देने की बात है करिकुलम में, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। चॉइस ऑफ टेक्स्ट बुक्स, तो ये भी एक बहुत नजरिया, बट पता नहीं है किस तरीके से महाराष्ट्र में आएगा। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड ऑफ स्टडीज लोग भी है, नदीम है इसमें, बट एंड ऑफ द डे इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि भाई चॉइस ऑफ टेक्स्ट बुक ये स्कूल को या जो लोकल बॉडी है इनको ही देना चाहिए। नाउ इट्स अ पॉजिटिव थिंग, मुझे लगता है स्पेशली रीजनल लेवल पे मैं मानता हूँ कि वो तो यहीं पे बनना चाहिए, महाराष्ट्र लेवल पे ही बनना चाहिए। जैसे मराठी हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, हिस्ट्री हो गया, वो तो यहीं पे, क्योंकि कोई दूसरा बैठा हुआ नहीं कर सकता। लेकिन गणित और विज्ञान का जो भाग है, तो वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स क्यों नहीं यूज करते, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता है। वो यूज कर सकते हैं, अभी भी मुझे लगता है कि सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स अपन गणित और विज्ञान, साइंस और मैथ तो इट्स द सेम थिंग, तो उसमें अलग कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। बट दैट आई थिंक जो रिसर्च बेस्ड सॉर्ट ऑफ बेस्ट टेक्स्ट बुक्स है भारत में या दुनिया में कोई भी हो, उसी को अपने को यूज करना चाहिए। दूसरा, मिसेस क्या क्या हुए हैं अभी, आई थिंक हिट्स तो मैंने दिखा दिया, बट मिसेस क्या क्या हुआ है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की जो बात है, यहाँ पे दे हैड एन अपॉर्चुनिटी वेर एवर पॉसिबल। पहले तो इन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया था, बट ये वेर एवर पॉसिबल का जो टर्म इन्होंने लाया है शैक्षणिक धोरण में, उससे ये पता चलता है कि स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, वो इंग्लिश मीडियम में रहना चाहिए, इसकी कोई रिसर्च नहीं है। हर रिसर्च यही बोलता है कि हर बच्चे को मातृभाषा में एटलीस्ट 5वीं तक मातृभाषा में सीखना जरूरी है। तो उसको अगर आपने वेरेवर पॉसिबल कर दिया, तो जिस स्कूल को वो रूल आउट करना है तो वो तो करेगा ही करेगा। मतलब खुद केंद्रीय विद्यालय ने बोला है, जो सरकारी स्कूल है उन्होंने खुद बोला है कि हम लोग जो इंस्ट्रक्शन चलाते हैं वही हम चलाएंगे, तो लेकिन मातृभाषा को प्रमोट करेंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला है। बट वॉट एवर इट माइट बी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी था, जो 3 लैंग्वेज सिस्टम है भारत का, उसको सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश मैंडेट कर देते, फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा रहने देते, तो वहां एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गया, ऐसे मुझे लग रहा है। दूसरा है, बहुत सारे जो शैक्षणिक अध्यापन शास्त्र हो गया, नहीं तो जो मूल्य इन्होंने बोला है, वैल्यूज का काफी लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है इन्होंने, नेशनल धोरण का जो डॉक्यूमेंट बना है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा टारगेटेड रह सकते थे, तो बोल सकते थे कि भाई छठी 7वीं 8वीं में ये 4 इलेक्टिव्स हो सकते थे, नहीं तो वैल्यूज में ये 5 चीजें जो आप प्रमोट कर सकते हो। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है राज्य के लिए, स्टेट इसको लेके मुझे लगता है कॉन्टेक्चुअलाइज करके महाराष्ट्र लेवल पे ये 4 चीजें हम फोकस करेंगे, इस तरीके से कुछ अभी करने की क्षमता है। मुझे लगता है कि ये अपने को करना चाहिए स्टेट लेवल। देखिए, ये सारी चीजें तो बोली गई एनईपी में, बट इसका एक्चुअल रूप, प्रारूप और जो स्वरूप है, उसको महाराष्ट्र लेवल पे ही अपने सभी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसको कोई दिल्ली में बैठ के बोल नहीं सकता कि ये किस तरीके से होगा, ये महाराष्ट्र लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये दिखेगा। जो कैपेसिटी और टैलेंट ऑफ एजुकेटर्स फॉर इंटीग्रेटिंग, हाँ ये भी एक है कि जो एक्सपेक्टेशंस है कि भाई इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, नहीं तो कोई और आपका टॉपिक हो गया, इलेक्टिव्स है, तो ये किस नजरिए से दिखेगा, कौन इसको पढ़ाएगा, कौन शिक्षक पढ़ाएंगे इसको, ये भी एक इन्होंने क्लैरिटी नहीं लेके आएंगे। मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा इसको देखने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इसमें स्कूल्स के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए क्या क्या चीजें हैं। स्कूल्स के लिए वो जो इंटीग्रेटेड मेथोडोलॉजी बोला है, मल्टीलिंगुअल मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग पॉलिसी, तो एक नया पॉलिसी निकलेगा। तो जो पहले सब्जेक्ट टीचर्स हुआ करते थे, मतलब ये साइंस के टीचर है, ये इसके टीचर है, तो वो उस तरीके से नहीं देख सकते आप, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब साइंस के टीचर्स को भी लैंग्वेज इंटीग्रेट करके सिखाना पड़ेगा। नहीं तो मैथ का टीचर है तो मैथ और साइंस स्कूल में लाके पढ़ाना चाहिए। तो वो जो क्षमता है, मल्टी डिसिप्लिनरी का क्षमता है, उसमें हर शिक्षक को स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो वो किस तरीके से पूरे स्टेट लेवल
पे दिखेगा, इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है। तो स्कूल लेवल पे उस तरीके से आपको पूरा आपका जो स्कूल स्ट्रक्चर है, स्पेशली सेकेंडरी के मतलब मिडिल प्रिपरेटरी स्कूल और मिडिल स्कूल में, उस नजरिए से आपको आपका टीचर्स का जो प्लानिंग वगैरह है उस तरीके से देखना पड़ेगा। स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट एडेड स्कूल्स जो है उनका बजट, जैसे आप ऑफर कर रहे हो बच्चों को, आपने चॉइस दिया है कोडिंग सिखाने का, तो कोडिंग का शिक्षक कहाँ से आएगा? तो ये स्टेट लेवल पे किस तरीके से देखेगा? प्राइवेट स्कूल अगर ऑफर कर रहा है तो अलग बजट निकलेगा, फिर तो वो पैसा कहाँ से आएंगे? तो ये काफी इश्यूज रहेंगे स्कूल मैनेजमेंट के लेवल पे। जो शाला मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हो या म्युनिसिपल बॉडीज हो, तो किस तरीके से ये चलाएंगे, ये एक देखने की बात है। 9th to 12th का इंटीग्रेशन काफी दिक्कत वाली काम है, क्योंकि आंगनवाड़ी स्कूल्स का तो हो जाएगा क्योंकि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी भी आ गया, नहीं तो आंगनवाड़ी आजकल वो शाले के अंदर ही रहते हैं, उनको कैंपस दे रखी है। लेकिन 9th to 12th का जो भाग है ये काफी इजी नहीं है, क्योंकि वो कॉलेजेस हो जाते हैं महाराष्ट्र में, तो उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ये काफी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है। बट दिस इज समथिंग दैट वी नीड। बच्चों की तरफ से तो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि इंक्रीज रेलेवेंस आएगा, मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट आएगा, मातृभाषा में एटलीस्ट प्राइमरी तक शिक्षक करने की बात की गई है, तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी पॉजिटिव थिंग बच्चों के लिए। फ्रीडम टू चूज टॉपिक्स बच्चों को हम ऑफर कर रहे हैं, मतलब फ्रीडम ऑफर कर रहे हैं कि कौन से उनकी क्यूरियोसिटी है उनके चॉइस के हिसाब से। हार्ड सेपरेशन नहीं किया है, दिस इज अदर सबसे पॉजिटिव थिंग। करिकुलम पेडागोजी सेक्शन जो भी यहाँ पे शिक्षक और शिक्षक मेंटर्स और एकेडमिक लोग मौजूद है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हार्ड स्ट्रीमलाइनिंग नहीं किया है। पहले कैसे होता है, और हम सभी, मैं भी वही सिस्टम से आया हूँ, साइंस में मेरे थोड़े मार्क्स आ गए तो बोलने लगे कि भाई तू इंजीनियर बन जा। तो जो इंजीनियर बनने वाली बात है वो अगर साइंस में अच्छा है तो वो आर्ट्स में क्यों नहीं अच्छा हो सकता, और कंबाइंड स्ट्रीम्स क्यों नहीं ले सकता? अगर मैं बॉटनी और ये पढ़ रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ने की क्षमता रख सकता हूँ। तो ये जो मल्टी डिसिप्लिन और आजकल जो लिबरल आर्ट्स की बात की जाती है, दुनिया उसी तरीके से बढ़ रहा है और इसी तरीके से अपने को प्रमोट करना है। तो जो बच्चा मैथ्स में अच्छा कर रहा है तो उसको ये नहीं कि भाई तो इंजीनियर बन जाए, तो कुछ और भी बन सकता है। तो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड अपने को ये जो हार्ड सेपरेशन है 21st सेंचुरी स्किल्स में बोलने दीजिए, नहीं तो जो सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में बोलने दीजिए, उसमें हार्ड सेपरेशन नहीं रखने की बात की गई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव। लेकिन ये टाइम लगेगा, क्योंकि हम सभी भी उसी सिस्टम के भाग है, तो कितने किस नजरिए से अपन प्रमोट करेंगे, इस पे काफी क्यूरियस माइंड से आप सभी को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी ये सिस्टम के भाग है, तो हमको भी इसी तरीके से ऑपरेट करना आसान। शिक्षक के लिए थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा करिकुलम पेडागोजी में, क्योंकि जो डाइवर्स स्टूडेंट चॉइस की बात की गई है, इसको हाउ वुड यू हैंडल इट इनसाइड अ क्लासरूम इज अ बिग चैलेंज। तो हर शिक्षक को इस पे अपने को जो डाइवर्स टॉपिक्स है, सब्जेक्ट्स है, उसको किस तरीके से पढ़ाने की क्षमता रखनी चाहिए, इस पे मुझे लगता है कि काफी गौर करना चाहिए, और शिक्षकों को भी तैयार रहना चाहिए कि हमें और सीखना चाहिए। नया पेडागोजी होगा, नया करिकुलम फ्रेमवर्क होगा, तो उस पर ट्रेनिंग होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात की गई है, तो उस पर भी डाइवर्स लर्निंग मेथड्स होंगे, और इंटीग्रेटिंग जो 21st सेंचुरी स्किल्स और सोशल इमोशनल लर्निंग, नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट, जो सोशल इमोशनल लर्निंग की बात की गई है, वो रेगुलर टीचिंग में किस तरीके से इंटीग्रेट करे, ये भी क्षमता रखनी चाहिए की जो सामाजिक भावनिक शिक्षण आपण म्हणतो ते पण इतकं क्रुशियल आहे मुलांसाठी, की नॉट ऑलवेज की सिर्फ मैथ पढ़ना है, मराठी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, बट सामाजिक भावनिक शिक्षण जो हम बोलते हैं कि बच्चों की जो मानसिकता है, इस पे भी किस तरीके से बच्चों को इंटीग्रेट करें, ये भी काफी एम्फोसिस किया गया है करिकुलम। सो दीज आर द बिग थिंग्स। तो ये काफी बड़ा सेक्शन है, तो इस पे मैं फिर से 2 मिनट रुकूंगा, और जो भी प्रश्न वगैरह है या थॉट्स आपके है, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जो इस पर प्रश्न आपको पूछना है तो प्लीज पूछिए। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या अंतर है? क्या इसका कोई शैक्षिक उदाहरण आप समझा पाएंगे? ये तो बेसिक है। मेरा अकाउंटेबिलिटी और मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये हो सकता है कि मैं मतलब शिक्षक के तौर पे अगर बोला जाए कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर बच्चे को मैं लर्निंग लेवल पे लेके आऊं, हर बच्चे को एक अलग फ्यूचर दूं, हर बच्चे का जो पोटेंशियल या क्षमता है उसको बाहर लेके आने की कोशिश करूं हर रोज। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक जॉब डिस्क्रिप्शन देता है या एक गवर्नमेंट की सर्विस रूल्स वगैरह देता है। अकाउंटेबिलिटी की बात ये है, ये सब भी होते हुए आप रेस्पॉन्सिबल हो, बट आप इसका अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से दिखाओगे? अकाउंटेबिलिटी इज बेसिस से मेरा काम जो मैं करना चाहिए मैं कर रहा हूं कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे सीनियर्स को कैसे पता चलेगा, दुनिया को कैसे पता चलेगा? सो दैट इज अकाउंटेबिलिटी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ, इसका रेस्पॉन्सिबल होना इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस चीज का अकाउंटेबल हूँ, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। जनरली सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी मेजर्स हैं, मतलब दिखाना पड़ता है कि ये हमने किया है, वो क्या है। अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर्स बहुत रहते हैं कि ये बुक दिखाओ, वो बुक दिखाओ, वो सारे अकाउंटेबिलिटी मेजर्स है। वो सारे होते हुए भी कि मैं क्या जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये सारे है, ये तो सिस्टम ने बोला है, बट लेकिन मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ क्या मेरे बच्चों की तरफ, दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दोनों को बैलेंस करने की बहुत थोड़ा बहुत थिन लाइन है, ओवरलैप करते रहते हैं, बट आई थिंक वन इज मोर पर्सनल, वन इज मोर एक्सटर्नल। शैक्षिक नेतृत्व के चलते विद्यालय संचालन में कौन से बदलाव की संभावना है? तो ये स्कूल लीडर्स का जो भाग है, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि इसमें काफी बोले गए, जैसे मैं अभी जो भी आपको दिखा रहा था पिछले 4 स्लाइड
स्लाइड्स में जो स्कूल मैनेजमेंट का जो भाग है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ये स्कूल मैनेजमेंट का भाग है ये सारे शालेय नेतृत्व के आधारित है। शालेय नेतृत्व मतलब जो आप स्कूल लीडर हो, तो आप मतलब मुख्याध्यापक हो, प्रिंसिपल हो एक स्कूल का, तो वो सारे जो भी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से है ये सभी आपको करना है। तो ये करने के लिए क्या क्षमता रखनी चाहिए वो सारे भी हाईलाइटेड है कि किस नजरिए से आपको एक चेंज मैनेजमेंट देखना है। क्योंकि एक मुझे लगता है एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आएगी, तो दो चीजें, ठीक है। एक तो है कि ओपननेस रखना, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जितने भी चेंजेस, जितने भी मेंशंस किए गए हैं उसके लिए थोड़ा ओपन होना पड़ेगा, और ये आसान नहीं है इंटीग्रेट, क्योंकि एक सेट वे में चल रहा था शाला अपना, तो सडनली कुछ और प्रोग्राम आ गया, कुछ और मिशन आ गया, इसको अलाइन करना। जैसे ये 5+3+3+ वो मॉडल है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सा शिक्षक कहा जाएगा, तो क्या क्षमता रखनी चाहिए। पेशेंस और परसिवियरेंस सबसे बड़ा क्षमता है जो मुझे लगता है कि शालीन नेतृत्व जितने भी मुख्याध्यापक हैं उनको रखना चाहिए। वैसे होता ही है, बट आई थिंक स्पेशली कोई ऊपर से आ गया कि भाई मैंडेट हो गया, गवर्नमेंट ने बोला है, नहीं तो ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा, तो वो क्षमता रखनी चाहिए कि परसिवियरेंस, पेशेंस, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर के ऑर्डर से नहीं ऑपरेट करोगे, आपके टीम को भी खुश रखना पड़ेगा, कौन से शिक्षक कौन से वर्ग में जाएंगे, तो वो बैलेंस करने की जो क्षमता है ना, ये सारे मुझे लगता है शालीन नेता सबसे बड़ा भाग है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो दिशा देने वाला या विजन देने वाला काम है, विच इज व्हाट आई थिंक शालीन नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण भाग। ये एनईपी आज आया है, 10 साल बाद कुछ और आएगा, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन शाला लेवल पे हर शिक्षक, हर बच्चा, हर पालक मुख्याध्यापक का ही डोर खटखटाता है। क्यों? क्योंकि शाले लेवल पे सबको पता है कि प्रिंसिपल जिस तरीके से दिशा देगा उसी तरीके से स्कूल आगे बढ़ेंगे। जो भी मुख्याध्यापक है शाले नेतृत्व में, सभी आपके पीछे रहेंगे, लेकिन जो दिशा देने वाला काम है ना, एनईपी के तौर पे जब नया आएगा तो किस तरीके से स्कूल का रूप दिखेगा, क्या विजन रहेगा स्कूल का, ये सब तो शाले नेतृत्व को ही देना है। मतलब प्रिंसिपल हो, नहीं तो जो स्कूल मैनेजमेंट है प्राइवेट के, तो इन्हीं के डायरेक्शन पर पूरा स्कूल चलता है, तो ये विजन देने वाला काम है। दूसरा, अगर मैं तीसरा एक और ऐड कर सकता हूँ तो वो है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। ये सब होने के बावजूद भी करिकुलम पेडागोजी पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो ये करिकुलम पेडागोजी पे पॉलिसी कुछ बोल रहा है, बट एक्चुअल में बच्चे और शिक्षक के बीच का जो इंटरेक्शन है, ये जब तक नहीं बदलेगा दुनिया में कुछ नहीं बदलता है। तो पॉलिसी जितने भी आने दीजिए, हम सभी को बताए, जब तक शिक्षक और बच्चे का रिलेशनशिप, बच्चे का जो इंस्ट्रक्शन है वो जब तक नहीं बदलेगा तब तक शिक्षण क्षेत्र कुछ नहीं बदलेगा। तो ये जो बदलने वाला पीस है, ये शालेय नेतृत्व के लेवल पे प्रिंसिपल हो, मुख्याध्यापक हो, स्कूल लीडर हो, किस तरीके से समझ के इसको सपोर्ट करेगा, ये एक तीसरा भाग है। तो तीन चीजें मैं बोलना चाहता हूँ वो सवाल के लिए। पहला है पेशेंस और परसिवियरेंस की ये चेंज किस तरीके से, और जो चेंज मैनेजमेंट किस तरीके से स्कूल में लेके आ जाएंगे। दूसरा है जो विजन वाली बात है, किस तरीके से ये विजन आगे रखे बच्चों को, पालक को, शिक्षकों को आगे लेके जाएंगे। और तीसरा जो भाग है इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, तो ये इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप किस तरीके से ट्रांजिशन करके कैसे सबको सपोर्ट करेंगे, इज द थर्ड। तो ये तीन चीजें मुझे लगता है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, शालेय नेतृत्व के लिए ये तीन। सर, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर निपा ये विश्वविद्यालय एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए या लीडरशिप के लिए काम कर रहा है, ठीक उसी के चलते अपने स्टेट में भी मिपा काम कर रही है। तो इन संस्थाओं की तरफ से क्या शैक्षणिक नेतृत्व के संबंध में कौन सी ऐसी कोई सिलेबस या कोई कोर्सेस या पाठ्यक्रमों का कोई निर्माण हुआ है? बिल्कुल सर, बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे नीपा के जो कोर्सेज है नीपा के वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इनफैक्ट मैं ये फोरम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एक पहला स्टेट है कि जिन्होंने PSLM रहने दीजिए, वो जो प्रोग्राम फॉर स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हो, या कोई और नीपा के जितने भी कार्यक्रम है उसको मराठी में ट्रांसलेट करके लोकल भाषा में अवेलेबल पहला राष्ट्र महाराष्ट्र है। तो मीपा ने जितना एफर्ट इस पे डाला है शालेय नेतृत्व के ऊपर, वो सारा कंटेंट, फ्रेमवर्क, सब कुछ अवेलेबल है। तो काफी सारे कोर्सेज भी है जो नीपा और अभी मराठी में भी अवेलेबल है। पॉजिटिव थिंग कि पहले हम स्टेट है जो ये सब कर पा रहे हैं, तो वी कैन डेफिनेटली लेवरेज सर। तो जितने भी कोर्सेज वगैरह है वो सब हम लेवरेज कर सकते हैं। मैंने बोला था कि बहुत सारे सेक्शंस है एनईपी में, तो एक सेशन भी इतना नहीं होगा, बट इट्स ओके। व्हाट विल डू इज, ये तीन जो बड़े सेक्शन है वो तो हमने कवर कर दिया, बट आई थिंक एक मैं ओवरऑल आपको टॉप प्रायोरिटीज बता देता हूँ एज एनईपी राष्ट्रीय शैक्षणिक पे, जो बड़े प्रायोरिटीज है जो शिक्षकों के लिए, शालीन के लिए काम आ सकते, ये आप देखोगे अगले 2-3 सालों में शुरू हो जाएगा। तो ये जो 5 मुद्दे आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो, दीज आर द थिंग्स जो आप सभी को रेडी रहना चाहिए शिक्षकों के तौर पे, शाला नेतृत्व के तौर पे। सबसे पहली बात है कल्चर शिफ्ट इन ड्राइविंग इक्विटी एंड इंक्लूजन। मतलब अभी भी अब क्लासरूम्स के अंदर, शाला के अंदर जो इक्विटी और इंक्लूजन का भाग है, तो हर दिन किस तरीके से होगा। मतलब जो बच्चे डिसेबल्ड है, जो लड़कियां जेंडर हो गया, ट्रांसजेंडर की भी बात हुई है ये पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, तो इन बच्चों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम में अपन इंक्लूड करके इनको रेफर करे, आई मीन क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हर बच्चे के लिए, ना जेंडर देखे, ना उनका फिजिकल डिसेबिलिटीज देखे, ये सब बिना देखे
बच्चे को बच्चे की तरह किस तरीके से ट्रीट करें, इस पे बहुत शिफ्ट होना जरूरी है। तो जितने भी शालेय नेतृत्व की बात हो रही थी, अभी शालेय नेतृत्व होने दीजिए, नहीं तो शिक्षक होने दीजिए, इसको प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हो गया की स्टेज असेसमेंट है। तीसरी, पांचवी और आठवीं के अंदर की स्टेज असेसमेंट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने प्रमोट किया है। उसको नजरिया में रखते हुए, जैसे अभी हमने स्वाध्याय भी जो लॉन्च किया था व्हाट्सएप बेस्ड के असेसमेंट, कंटिन्यूअसली बच्चों का असेसमेंट लेते रहे, हाई स्टेक ना बनाए। और ये सबसे मेरा दरख्वास्त है, जितने भी यहाँ पे शिक्षक और शालेय नेतृत्व के लोग और एकेडमिक लोग मौजूद है, कभी भी टेस्ट इतना बड़ा मत बनाइए कि बच्चे पे प्रेशर रहे। तो कंटिन्यूअसली खेल कूद में छोटे छोटे लेवल पे किस तरीके से असेस करते रहे, ताकि अपने को बच्चों का लर्निंग क्षमता पता रहे। उसके लिए एक बड़ा टेस्ट बुला के एक बोर्ड एग्जाम स्टाइल में करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे को बच्चा रहने देते हैं, लेकिन लर्निंग असेसमेंट करते रहना चाहिए। तो की स्टेज असेसमेंट से किस तरीके से अपना शिक्षकों का इंस्ट्रक्शनल पेडागोजी किस तरीके से करे, दैट इज द सेकंड बिग थिंग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आया है। तीसरा, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी है, वो एक मिशन मोड में चलाना। वो सरकार, केंद्र सरकार चलाएगा, राज्य सरकार चलाएगा, लेकिन शाला लेवल पे और क्लासरूम लेवल पे आपको भी एक मिशन मोड की तरह चलाना पड़ेगा। जो जितने भी मिशन अभी तक आए हैं, मतलब पोलियो का मिशन होने दीजिए, नरेगा का मिशन होने दीजिए, नहीं तो अभी स्वच्छता अभियान मिशन होने दीजिए, एक मिशन मोड में लर्निंग आउटकम इंप्रूवमेंट हम सभी को एक कमिट करना पड़ेगा कि ये हम चलाएंगे। तो दैट इज अ बिग बिग सॉर्ट ऑफ थिंग। चौथा है सबसे महत्वपूर्ण, स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए, पेडागोजी शिफ्ट इन डिलीवरिंग इंटीग्रेटेड आर्ट्स और होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आर्ट्स की भी बात की गई है, स्पोर्ट्स की बात की गई, होलिस्टिक। तो इसको किस तरीके से मिला के हम लोग बच्चों को दे सके, ना कि हम सब मराठी पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ गणित पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ विज्ञान पढ़ रहे हैं। बट आप विज्ञान के थ्रू भी मराठी पढ़ सकते हो, आप एक सोशल स्टडीज के थ्रू भी मैथ्स पढ़ सकते हो। वो इंटीग्रेटेड वे में किस तरीके से बना के रखना, ये शिक्षक और शालेय नेतृत्व की क्षमता पर आधारित है। तो दैट इज ऑल्सो फोर्थ थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पांचवा और आखिरी मुद्दा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इंपैक्ट रहेगा अगले 24 और 5 सालों में, वो है न्यू एज करिकुलम। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 आएगा, उसके आधार पे जो स्टूडेंट चॉइस की बात की गई है, कोडिंग हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो, उसको किस तरीके से मिडिल और हाई स्कूल में हम प्रमोट करेंगे। और ये प्रमोट करना है तो इसका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शालेय नेतृत्व और शिक्षकों पे आएगा, वो किस नजरिए से अपने को देखना चाहिए, दैट इज द फिफ्थ थिंग दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। तो ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण में बहुत प्रमोट करते हैं। तो मेरा ये सेशन और ये सत्र जो है, ये ब्रॉड व्यू, मतलब राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण का एक मैक्रो व्यू जो हम बोलते हैं, या बर्ड्स आई व्यू जो बोलते हैं, उस नजरिए से मैंने ये सेशन को फ्रेम किया था। बट काफी कंपोनेंट्स हमने कवर किया, काफी चर्चा भी किया। तो ये राम मुंबई आयोजित इस एनईपी चर्चा में मुझे आह्वानित करने के लिए राम मुंबई के हेड त्रिभुवन मैडम और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और मेरा होप यही है कि ये पूरे सत्र में थोड़ा बहुत जो आप इंसाइट्स लेके जा रहे हो वो आपको यूजफुल रहे, और अगले 1 साल में 2 साल में किस तरीके से हर बच्चे के पास हम पहुंच के ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।